सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान की जीती जागती मिसाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता करना। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी शक्ति का संचार किया है जो लोगों के अंदर सदियों से निष्क्रिय पड़ी थी। सुभाष, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित रहेंगे, परंतु मैं जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी होगी। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जीत के। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। नेता सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ादी फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आज़ादी में योगदान का ज़्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू को दिया जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान किसी से कम नहीं था। उनका प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म जनवरी 23 सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकी नाथ की 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत होशियार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और स्नातक भी प्रथम श्रेणी से पास की। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने चले गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली, बल्कि उन्होंने 4था स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चिरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चिरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया। अपनी सूझबूझ और मेहनत के से सुभाष चंद्र बोस जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष और चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। सन 1930 में सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट के दौरान 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से वह खुश नहीं हुआ। सुभाष को जल्दी बंगाल अधिनियम के दौरान दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणामस्वरूप उन्हें 1 साल के लिए जेल में जाना पड़ा। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद ही सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पटाम्बी सीताराम मैया से था।
सीताराम मैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव में जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष के इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी किया, जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों को द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू हुआ। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा, इसलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हुए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली धारणा के मैनेजर उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1947 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभाल ली और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्य जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आज़ाद किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर पहुंची। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के बाद आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु, ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई थी, परंतु इसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस आज भी और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संयम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।